स्टूडेंट्स कम है या आए कम है? आए कम है। है भी कम। यार ये जितने पीछे बैठे हुए नज़दीक नज़दीक आकर बैठ जाए ताकि कम्युनिकेशन आसान हो। एसी का मज़ा ले रहे हैं? सही है। आप लोगों के पास एसी है? नहीं है? चले। सर अनस और सर हमज़ा की अवेलेबिलिटी नहीं थी आज, तो उनकी कुछ मसरूफियात थी, उनकी वजह से मुझे भेजा गया है। अब पता नहीं आप लोगों ने कंटेंट कितना कवर किया हुआ है। एमसीपी हो गया? क्या पढ़ा था उसके अंदर? रिसोर्सेज तक पढ़ा था हमसे। सर्वर बनाना आता है? क्या होता अच्छा, एजेंट्स आप लोगों ने बनाया था किस पर? ओपीआई एजेंट इन एचटीटीपी। क्या होता है एमसीपी सर्वर, क्या होता है? अब आ जाए, इधर आ जाए, ऊपर आकर बता। नासाज है तबीयत? अच्छा, और कोई बताएगा पढ़ी आई है। एमसीपी सर्वर क्या होता है? नहीं पता नहीं है या बता नहीं सकते? रोजे में सुस्ती सुस्ती हो रही है, ये वहीं से बता दें अगर बताना है तो। मॉडल कुछ कॉन्टेक्स्ट। लोगों ने मुंह ऐसे ही नीचे कर लिया है कि कभी मेरी तरफ देखेंगे ही नहीं। खैर, हम लोग एमसीपी सर्वर को ही कंटिन्यू करते हैं क्योंकि वही टॉपिक आप लोगों का चल रहा था। अब जो एजेंट चीज़ लेकर एजेंट चल रहे थे सर कम्युनिकेशन के अब्दा लिए और सर यूज अनस, होता तो है। उनको तो मैं नहीं छेड़ता। हम लोग आज ये करते हैं कि एमसीपी सर्वर का कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसके अलावा गिटअप का एमसीपी सर्वर को अपने पास कनेक्ट करते हैं। सही है। एक एजेंट बनाते हैं, उसके अंदर एक बेसिक एजेंट जैसे नॉर्मली ओपीआई एजेंट एचडीके के अंदर हम लोग बनाते आए हैं, उसके साथ जो है ना हम लोग गिटअप के एमसीपी सर्वर को कनेक्ट करते हैं और उससे प्रॉम्प्ट के थ्रू जो है ना वो गिटअप पर रिपोजिटरीज बनवाते हैं, कोड लिखवाते हैं और जो है ना वो रिपोजिटरीज को एडिट या डिलीट मल्टीपल जो हम टास्क कर सकते हैं वो करवाते हैं। सबसे पहले जो है ना बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ आना चाहिए कि एमसीपी का कॉन्सेप्ट क्या है। कौन बताएगा मुझे कि एमसीपी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि एमसीपी तो 2024 में आया है ना, ऐसा ही है। यार थोड़ा आवाज़ तो निकाल लेना, भले बैठे रहो, मसला नहीं है, Yes. रोज़ा है, लेकिन हाँ या ना में आवाज़ दिया करें, ठीक है। एमसीपी का कॉन्टेस्ट अपना एमसीपी का कॉन्सेप्ट आया 2024 के अंदर। तो इससे पहले क्या मसला था हमारे पास कि हम लोगों ने एस एमसीपी को जो है ना अडॉप्ट किया? तो बताएगा? जर्नल कम्युनिकेशन हो सकता नहीं? है। ठीक है। यार ओपिनियन एजेंटिक एसडी के जो हम लोगों ने पढ़ी थी उसके अंदर एजेंट्स हमने बनाए थे, बेसिक एजेंट जो क्लास में पढ़ाए गए थे, सबने बनाए थे। उसके अंदर टूल्स यूज़ किए थे? यस। यूज़ किए थे। कैसे हमने बनाए थे उसको? एक डेकोरेटर की मदद से हमने टूल बनाया फंक्शन था। टूल। लेकिन एक्चुअल में टूल था क्या? पाइथन का फंक्शन था। पाइथन का फंक्शन था ना। यस। हमने एक फंक्शन बनाया था, उससे एक एपीआई फेच की थी वेदर की, और उसके ऊपर डेकोरेटर लगा दिया था कि ये एक फंक्शन टूल है। ऐसा ही था ना? अच्छा, उसके अंदर हमने क्या यूज़ किया था? उसके अंदर हमने एपीआई फेच की थी। सही है। अब एपीआई फेच की थी, तो वो जो एपीआई फेच की थी हमने किसके ज़रिए की थी? कौन से प्रोटोकॉल के ज़रिए की थी? पता है? एचटीटीपी। सही बात है। और कोई? आज से पहले जो हम लोग काम करते थे, लाइक एपीआई को फेच करना, पोस्ट करना, एडिट अपडेट डिलीट करना, वो होता था हमेशा एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू। किसके थ्रू होता था? HTTP एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू। अब एचटीटीपी प्रोटोकॉल तो समझ में आता है, लेकिन अब एमसीपी क्या है? सबसे पहले ना हम लोग समझ लेते हैं कि है क्या। कॉन्सेप्ट जो है ना वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप फंडामेंटल उसके पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें कुछ हद तक समझ में आती है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ना
अपनी वर्डिंग के अंदर, अपने दिमाग के अंदर जो है ना वो सेव करना, तो वो चीज़ समझ आती है कि है क्या कॉन्सेप्ट। कल को अगर आपसे कोई जो है ना पूछता है कि भाई एमसीबी क्या है, तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लिक करेगा, डेफिनेशन आपको याद नहीं होगी उसकी, जो डॉक्यूमेंटेशन में लिखी है एक्चुअल डेफिनेशन किसी को याद होगी? नहीं होती याद क्या होता है? कॉन्सेप्ट याद होता है। उस कॉन्सेप्ट की मदद से हम लोग अपनी वर्डिंग के अंदर उसकी डेफिनेशन बनाते हैं। ऐसा ही है। अभी हमें काम करते हैं, मुझे तो जानते हैं ना आप लोग, सब जानते हैं ना, मैं फिर भी बता देता हूँ। मेरा नाम नईम हुसैन है और मैं संडे क्लास के अंदर जो है ना वो एज अ लीड फैकल्टी पढ़ा रहा होता हूँ सर आशारिफ के साथ। कल भी हमारी क्लास थी और आज जो है ना सर हमज़ा और सर अनस अवेलेबल नहीं थे, तो सर अनीक ने जो है ना वो मुझे भेजा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि फ़र्ज़ करें हमने कोई एक एप्लीकेशन बनाई, स्क्रीन नज़र आ रही है? ठीक है, हमने कोई एक अदर एप्लीकेशन बनाई। उस एप्लीकेशन का नाम तो एक्सवाइजेड कुछ भी होगा, लेकिन वो एप्लीकेशन कौन सी है? हमारी एआई एजेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, अब इस एआई एजेंट एप्लीकेशन के अंदर हमने ज़ाहिर है फिर एआई को इंटीग्रेट कर रखा है। ऐसा ही है, कोई भी हो सकती है, मतलब आप एक्सवाइजेड जो हैकाथॉन 0 बना रहे हैं इसके अंदर वो यूज़ हो सकती है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है। अब इस एप्लीकेशन के अंदर मुझे अगर एजेंट बनाना है तो मैं ओपनएआई एजेंटिक एसडीके का यूज़ करूँगा। सही है। और अगर मुझे चाहिए कि मुझे ना उसको टूल देने हैं, ठीक है, मुझे उसको टूल देने हैं, तो मैं क्या करूँगा? उसके लिए फंक्शन टूल्स बनाऊंगा, जो कि हमें ओपनएआई एजेंटिक एसडीके के अंदर एक डेकोरेटर मिलता है जिसकी मदद से। अच्छा, लेकिन अब ये हमारे पास समझे एक गिटहब है। कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो हम अपने एजेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? तो बताएगा, नाम बताते जाओ यार। यूज तो सब कर सकते हैं, गिटहब को तो कर सकते हैं ना, लिंक्डइन को भी कर सकते हैं, जीमेल को कर सकते हाँ, हैं, गूगल, जीमेल। जीमेल को कर सकते हैं, कैलेंडर को कर सकते हैं, यस यस सर। कैलेंडर को भी कर सकते हैं। और कोई? व्हाट्सएप को कर सकते हैं। कैनवा। चलिए व्हाट्सएप समझ लिया जी। कैनवा। कैनवा को कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनका मुझे पता नहीं है कि इनका एमसीबी सर्वर बना भी हुआ है कि नहीं, लेकिन एज अ एग्जांपल मैंने 4 एप्लीकेशंस आपके सामने लिख दी हैं। अब ये क्या है? ये एक्सटर्नल एप्लीकेशंस है, ठीक है, हमारे सिस्टम की नहीं है, हमारे पास मौजूद नहीं है, एक्सटर्नल है, बाहर की है, किसी और कंप्यूटर पे, किसी और सर्वर पे चल रही है। अब मैंने जो एक एप्लीकेशन बनाई है जिसके अंदर एआई एजेंट सेट किया है, मैं चाहता हूँ मेरे एजेंट के पास इन चारों चीज़ों का एक्सेस हो। सही है, इन चारों चीज़ों का एक्सेस होना चाहिए। अब फर्ज करें मैं अगर एक्सेस दूंगा इसको गिटहब का, तो क्या करूँगा? मैं उसके लिए टूल्स बनाऊंगा। सही है। अब टूल्स फर्ज करें मुझे वहाँ पर रिपोजिटरी क्रिएट करवानी है, ठीक है, गिटहब पे मैंने अपने एप्लीकेशन के थ्रू वहाँ पर रेपो क्रिएट करवानी है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं क्रिएट रेपो का टूल बनाऊँगा। सही है। फर्ज करें मैंने यहाँ पर एक टूल बनाया, टूल का नाम क्या होगा? क्रिएट रेपो, फर्ज कर लें। अब ये जो गिटहब की एक फंक्शनैलिटी है, क्रिएट रेपो, रेपो क्रिएट होती है, सिर्फ यही एक वाहिद जो है ना अपना फंक्शनैलिटी है गिटहब की, और भी होंगी। रेपो क्रिएट होती है, कमेंट्स क्रिएट हमारे पास जो है ना वो कमिट होते हैं, ब्रांचेस क्रिएट होती हैं, इश्यूज क्रिएट होते हैं, ठीक है, पुल लिया जाता है, पुश किया जाता है कोड को, मतलब मल्टीपल उसके अपने फंक्शनैलिटीज़ है, तकरीबन 50+ होंगी मेरे हिसाब से। सही है, कितनी होगी? 50+। अब ये जो मैंने टूल बनाया है, ये क्या काम कर रहा है? रेपो को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। एक रेपो को क्रिएट करने के लिए कितने टूल बनाए मैंने? एक टूल बनाया। अगर 50 है तो 50 टूल बनाने पड़ेंगे। ऐसा ही है। अगर मेरे पास एक एप्लीकेशन है जिसको मैंने कनेक्ट करना है, उसके अंदर 50+ फंक्शनैलिटीज़ है, एक फंक्शनैलिटी के लिए मुझे एक टूल बनाना पड़ता है। अगर मेरे पास मुझे जो है ना वो सारे उसकी फंक्शनैलिटी चाहिए तो मुझे 50 टूल्स बनाने पड़ेंगे। सही, ठीक है।
अच्छा, अब आ जाते हैं जीमेल पे। मैंने कहा ना 4 एप्लीकेशन कनेक्ट करनी है। एक एप्लीकेशन हमने गेटअप भी कनेक्ट कर ली, समझे उसके 50 टूल्स बना दिए। दूसरी एप्लीकेशन है जीमेल की, इसके भी 30 प्लस जो है ना फंक्शनलिटीज होंगी। ईमेल क्रिएट करो, ईमेल सेंड करो, रिप्लाई करो, रीड करो, मार्क करो, अनरीड करो, उसको मार्क एज रीड कर दो, ठीक है, स्पैम के अंदर चले जाओ, डिलीट कर दो, मल्टीपल फंक्शनलिटीज होंगी। प्लस ऐसे समझ लें कि 30 प्लस इसकी भी फंक्शनलिटीज हमारे पास होंगी। स्क्रीन तो सही नजर आ रही है ना? ठीक है, 30 प्लस इसकी फंक्शनलिटीज होगी। और हमारे पास व्हाट्सएप की कितनी होगी? 50 प्लस हमारे पास वही व्हाट्सएप की होगी। और हमारे पास कैनवा की कितनी होगी? ये खराब होता जा रहा है, छोटा सा कितनी? इतना बड़ा हो गया। हाँ, डबल हो गया। 100 प्लस होगी। सही बात है, क्योंकि कैनवा के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो नहीं तो उसकी 100 प्लस फंक्शनलिटीज होंगी। वो भी 5-6 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 100। से पता करना फिर पे रखने। अब कोई काउंट करे ये सारी कितनी फंक्शनलिटीज होगी टोटल 4 एप्लीकेशन की? कितनी हुई? 230। ठीक है, मतलब एक फंक्शनलिटी को बनाने के लिए मुझे एक टूल बनाना पड़ रहा था। अब मेरे पास कितनी फंक्शनलिटीज है टोटल? 230। तो जाहिर है फिर उस 230 फंक्शनलिटीज के लिए मुझे कितने टूल्स बनाने पड़ेंगे? 230 टूल्स बनाने पड़ेंगे। 230 टूल्स। समझ आ रही है आप लोगों को कि हमें कितना कॉम्प्लेक्स हमारे लिए जो है ना एक एप्लीकेशन हो रही है? 230 टूल्स बहुत ज़्यादा है। आप एक और लिख सकते हैं फंक्शनलिटी दूसरी, अगर इसको बनाएंगे तो फिर महीनों लग जाएंगे। वाइब कोडिंग करेंगे तब भी आपको एपीआई तो फेस करनी है, एपीआई याद करनी पड़ेगी, टॉपिक्स याद करने पड़ेंगे, आपको ऑथराइजेशन उसकी लेनी पड़ेगी। सब कुछ करने के बाद भी आपको जो है ना फिर भी इन 230 जो है ना टूल्स पर काम करना पड़ेगा, वैसे ही जैसे हम लोग फॉलो कर रहे थे अपना HTTP प्रोटोकॉल। और ये किसके थ्रू हो रही है? HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू। अब ये एक बहुत बड़ा इशू है, समझ रहे हैं? अच्छा, अब ये जो इशू था ना, इसको आकर इसकी और भी डेफिनेशन है, MCP सर्वर के और भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं, लेकिन मैं आपको मेन चीज़ें जो है ना उसकी वो बता रहा हूँ। अब इसका जो है ना एंथ्रोपिक ने इस प्रॉब्लम को जो है ना आइडेंटिफाई किया। एंथ्रोपिक को जिसने क्लाउड कोड बनाया, ठीक है, उन्होंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। और इसके लिए पहले हमारे पास होता था HTTP प्रोटोकॉल, अब हमारे पास क्या आ गया? MCP प्रोटोकॉल। क्यों? क्योंकि अब हम लोग जो है ना एक ऐसे इरा में आ चुके हैं जिसके अंदर सिर्फ AI एप्लीकेशन है ज़्यादातर। क्या है? AI एप्लीकेशन है। अब AI एप्लीकेशन हम लोग बना तो लेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा टूल्स उसको प्रोवाइड करना जो है ना डेवलपर के लिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई स्टार्टअप बनाते हैं ना, उनको सालों लग जाते हैं प्रोडक्ट बनाने के अंदर। मैं जिस कंपनी के अंदर जॉब करता हूँ, 8 साल से हम लोग एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। 8 साल से वो प्रोडक्ट स्टिल बन रही है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुई, ना ही मार्केट में लॉन्च हुई है। तो बहुत टाइम लगता है इतनी सारी फंक्शनलिटीज़ को बनाने में। अच्छा, तो एंथ्रोपिक ने क्या किया कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया MCP सर्वर, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। पहले हमारे पास क्या था? HTTP प्रोटोकॉल। अब हमारे पास क्या आ गया? मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल की सिंपल डेफिनेशन है कि जो हमारा मॉडल होगा AI का, उसको कॉन्टेक्स्ट देने का प्रोटोकॉल। सही है? जो भी हम लोग मॉडल देते हैं, मॉडल बनाया हमने, उसका वो हमारे पास ChatGPT का हो सकता है, जेमिनाई का हो सकता है, क्लाउड का हो सकता है, XYZ कोई भी हो सकता है। उसको कॉन्टेक्स्ट तो पता है ना, बैकग्राउंड का डेटा होता है जो उसको हम लोग दे रहे हैं, उसको कॉन्टेक्स्ट मतलब डेटा देने का प्रोटोकॉल। अब जो MCP की एक्चुअल डेफिनेशन है ना, वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल जो है ना एप्लीकेशन से डेटा लेते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन, ये हमारी एक्सटर्नल एप्लीकेशन है ना, अपनी तो नहीं है। गिटहब हो गया, जीमेल हो गया, व्हाट्सअप हो गया, कैनवा हो गया। तो हाँ, इसके अंदर हमारे पास 230 टूल्स है। अब जो MCP ने आकर हमें करके दिया ना, वो क्या है वो देखिएगा ज़रा। ये हमारी वही AI एप्लीकेशन, ठीक है, और ये हमारे वही सारे
एक्सटर्नल एप्लीकेशन जिनको मैं कॉपी करके पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब इन एप्लीकेशंस ने क्या किया, जैसे ही एंथ्रोपिक ने इंट्रोड्यूस करवाया MCP सर्वर्स, तो हर एप्लीकेशन ने अपना अपना MCP सर्वर बना दिया। क्या बना दिया? अपना अपना MCP सर्वर। अब जो हमारे पास गिटहब था, गिटहब के अंदर 50+ फंक्शनैलिटीज़ थी, तो उसने क्या कर दिया, इन सारी जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ है ना, उनकी APIs बना के एक रैपर बना दिया उसका, जिसको हम लोग कह रहे थे MCP सर्वर। सर्वर बना दिया, बल्कि रैपर नहीं, सर्वर बना दिया उसको, जिसको हम लोग कहते हैं MCP सर्वर। ठीक है, किसका सर्वर है ये? गिटहब का। इन्होंने क्या कर दिया, MCP सर्वर बना दिया। ऐसे ही जीमेल ने अपना बना दिया, ऐसे ही व्हाट्सअप ने बना दिया, ऐसे ही कैनवा ने अपना MCP सर्वर बना दिया। और जितने भी टूल्स थे उन लोगों ने प्रोवाइड कर दिए उस सर्वर के अंदर। अब हम उन सर्वर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं? मैंने अगर AI एप्लीकेशन बनाई है ना, वहाँ पर सर्वर है, तो मुझे यहाँ पर क्लाइंट बनाना पड़ेगा। वहाँ पर अगर उन लोगों ने अपना सर्वर बनाया है और मुझे उनके सर्वर को यूज़ करना है, तो मुझे यहाँ पर MCP क्लाइंट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे AI को कम्युनिकेट करना नहीं आता है MCP सर्वर के साथ। सही है, मेरे AI को कम्युनिकेट करना नहीं आता MCP सर्वर के साथ, तो मैं क्या करूँगा, MCP क्लाइंट बनाऊँगा। और क्लाइंट किसे कहते हैं? जहाँ से रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है। Next.js हमने पढ़ी थी, फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है। फ्रंट एंड से अगर कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, इट मीन हमने क्या किया, रिक्वेस्ट इनिशिएट की फ्रंट एंड से, वो चली जाती है बैक एंड पे, वो सर्वर के पास जाती है, और बैक एंड का सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है हमेशा। ऐसा ही है, फ्रंट एंड रिक्वेस्ट करता है, क्लाइंट हमारा रिक्वेस्ट करता है, और वहाँ से सर्वर से हमेशा रिस्पॉन्स आता है। ऐसे ही अभी हम लोग जो फास्ट API पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमारे पास जहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट इनिशिएट करते थे, API का क्या नाम था उसका, स्वेगर हम लोग होता था ना, कलरफुल APIs हमारे पास आ रही होती थी, तो हम उन APIs को वहाँ से टेस्ट करते थे। तो इट मीन वो स्वेगर भी हमारा क्लाइंट था, जहाँ से हम उस API की रिक्वेस्ट को इनिशिएट कर रहे थे। जब हमारे पास APIs बन जाती थी, तो हम स्वेगर नहीं होता था, तब हम लोग पोस्टमैन यूज़ करते थे APIs को टेस्ट करने के लिए। तो वो जो पोस्टमैन रिक्वेस्ट भेजता था ना, वो भी एक क्लाइंट था। मतलब जब भी आपने कोई सर्वर से कम्युनिकेट करनी है, आपको क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। अब उन एप्लीकेशन ने क्या बनाया, अपना MCP सर्वर बनाया है। हमने अगर उनसे कम्युनिकेट करवाना है, तो क्या बनाना पड़ेगा, MCP क्लाइंट बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, एक अदर MCP क्लाइंट बना दिया। MCP क्लाइंट हमने बना दिया अपना। ठीक है, अब ये MCP क्लाइंट क्या करता है, ये कम्युनिकेट करता है हर MCP सर्वर से जो आप उसके साथ कनेक्ट करेंगे। हमारी एप्लीकेशन के अंदर बजाय कि हम लोग 230 टूल्स बनाए, हमने क्या बनाया, सिर्फ एक MCP क्लाइंट। और ये MCP क्लाइंट इनफ है इन 4 एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करके इनसे हर टूल लेने के लिए। एक ही MCP क्लाइंट काफ़ी है, इसके लिए 230 टूल्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए 4 सर्वर से कम्युनिकेट करेगा, और 230 टूल्स का हमें एक्सेस दे सकता है। समझ आ रही है कि ये MCP सर्वर ने किस तरह आकर हमारी ज़िंदगी आसान कर दी। सही है, तो इस तरह से हमारे पास ये MCP सर्वर आया, MCP प्रोटोकॉल आया। पहले हमारे पास HTTP प्रोटोकॉल था, अब हमारे पास MCP प्रोटोकॉल आ गया। और प्रोटोकॉल का क्या मतलब है? इसका मतलब एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड जो हमें किसी एक्सटर्नल अपना एप्लीकेशन से डेटा ला कर दे। ठीक है, प्रोटोकॉल का तो मतलब पता है ना कि भाई किसी चीज़ को भेजना किस वे से जाना है, प्रोटोकॉल है वो। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट था। अब हम MCP सर्वर बनाएंगे, सवाल ये होता है कि हम भी क्या MCP सर्वर बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। फ़र्ज़ करें कि मैं अपनी कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाता हूँ लाइक ई-कॉमर्स। मैं बड़ी एप्लीकेशन का आपको एग्जांपल नहीं दे रहा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फ़िलहाल ई-कॉमर्स को पकड़ते हैं। मैंने अपनी एक एप्लीकेशन बनाई ई-कॉमर्स की, उसके अंदर मैंने थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं।
ठीक है। इनके पास एक चैटबॉट है, वो क्या करता है, वो जो है ना वो प्रोडक्ट्स को परचेज करता है, फ्लाइट की टिकट्स को बुक करता है, बस की टिकट्स को भी बुक करता है। सही है। मैंने जो अपनी एक एप्लीकेशन बनाई है ना, तो मैं अपने प्रोडक्ट का एक्सेस उसके एजेंट को कैसे दूंगा, उसके चैटबॉट को कैसे दूंगा। अगर मैं पहले की बात करता तो मैं उसको अपनी एप्लीकेशन की एपीआई प्रोवाइड करता। वो क्या करता, वो गेट करता मेरी एप्लीकेशन से एपीआईज को, और जितने भी प्रोडक्ट्स थे उसको मिल जाते, उसका एक्सेस मिल जाता। तो उसका चैटबॉट क्या करता, जब भी कोई आकर प्रोडक्ट के बारे में पूछता, वो मेरी एप्लीकेशन से उस एपीआई को फेच करता और सारी प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाती, और फिर वहाँ से वो प्रोडक्ट की डिटेल और प्राइस वगैरह वो बता रहा होता। ये तब की बात है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे पास बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ है एप्लीकेशन के अंदर, तो उसको हर चीज़ का मैं एपीआई का एक्सेस दूँ, हर चीज़ के लिए मैं उसको एपीआई बना के दूँ। तो मैं क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट का, अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट का एक एमसीपी सर्वर बनाऊँगा और उस सर्वर का एक्सेस उसको दूंगा, वो अपना क्लाइंट बनाएगा, दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे। जब भी मैं कोई नई चीज़ ऐड करूँगा, मुझे उसके लिए अलग से एपीआई बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा एमसीपी सर्वर के थ्रू उसके पास डेटा जाएगा। ना ही उसको वहाँ पर अपने पास कोई और कोड लिखने की ज़रूरत है, ताकि जो है ना वो मुझसे डेटा ले सके। जो भी आप लोग एप्लीकेशन बनाएंगे उसके अंदर अपना एमसीपी सर्वर बनाएंगे, ताकि वो दूसरी एप्लीकेशन से भी कम्युनिकेट करें। अगर हम किसी और एप्लीकेशन से डेटा ले रहे हैं तो हम चाहते हैं हमारी एप्लीकेशन से भी डेटा लिया जाए। समझ रहे हैं। हम लोग इसलिए अपनी एप्लीकेशन के अंदर एमसीपी सर्वर बनाएंगे। क्लाइंट क्यों बनाएंगे, ताकि किसी एक्सटर्नल अपना एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कर सके, और अपनी एप्लीकेशन का डेटा दूसरों को देना हो तो हम क्या बनाएंगे, एमसीपी सर्वर बनाएंगे। ठीक है। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पर, क्या चीज़ें आ गई, एक एमसीपी क्लाइंट आ गया, एक हमारे पास एमसीपी सर्वर आ गया। ये हम लोग बना लेते हैं एक एमसीपी क्लाइंट। और ये हम लोग बना लेते हैं एमसीपी सर्वर। ठीक है। अब बात आ गई कि भाई जो भी एप्लीकेशन बनाएगा वो एमसीपी क्लाइंट बनाएगा दूसरी एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करने के लिए, और ये उनका सर्वर होगा। हम भी अपना सर्वर बना सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। अब बात आती है एमसीपी सर्वर और एमसीपी क्लाइंट के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे होगी। सही है। अब अगर इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेट करनी है ना, तो किस फॉर्मेट में करेंगे। जब भी हम लोग एपीआई फेच करते थे तो एपीआई का जो डेटा एक रिस्पॉन्स हमारे पास आता था, वो किस फॉर्मेट में आता था, जेसन फॉर्मेट में। जेसन का फुल फॉर्म क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। क्यों जावास्क्रिप्ट जेसन के अंदर क्यों आता था। जब भी आप देखेंगे, आप चाहे पाइथन में हो, चाहे जावास्क्रिप्ट में हो, चाहे सी शार्प में हो, या किसी और लैंग्वेज में हो, लेकिन आपको रिस्पॉन्स हमेशा किस में मिलता था, जेसन में। क्यों, उसकी वजह ये है कि मैंने जो है ना अपना क्लाइंट जो है ना, मेरी फ्रंट एंड समझ लें, ठीक है, फ्रंट एंड या क्लाइंट समझ लें, मैंने बनाया नेक्स्ट.जेएस पे, जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ किए। इन्होंने बैकएंड बनाया है फास्ट एपीआई का, ठीक है, किसी और लैंग्वेज में। अगर वो डेटा किसी और लैंग्वेज का मुझे भेजता है तो मेरे लिए रीडेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ से डेटा उसको भेजता हूँ तो वो उसके लिए रीडेबल नहीं है। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज से कोई भी अपनी लैंग्वेज के अंदर वो डेटा बना सकता है। तो इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि एक कॉमन फॉर्मेट पकड़ा जाए जो कि हर लैंग्वेज उसको यूज़ करती है। सही है। तो आप देखेंगे जेसन फॉर्मेट हर लैंग्वेज के अंदर आता है। आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ किया होगा, आपने देखा होगा टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, आपने देखा होगा पाइथन के अंदर, और भी लैंग्वेज अगर आपको आती है तो उसके अंदर भी आपको जेसन नज़र आया होगा। सही है। तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, एपीआई से जो रिस्पॉन्स आता है वो हमेशा जेसन में आता है। तो एपीआई का अपना क्लाइंट और अपना बैकएंड जो होता है सर्वर, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं जेसन के थ्रू। ठीक है। वो डेटा उसी में देते हैं, उसी के अंदर ले रहे होते हैं। अब बात आती है एमसीपी क्लाइंट की। एमसीपी क्लाइंट की, तो एमसीपी क्लाइंट और सर्वर जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं ना, वो किस में करते हैं, जेसन आरपीसी के अंदर। पढ़ा है ये, सुना पढ़ा, जेसन आरपीसी पढ़ा है क्लास में, इसमें नहीं पढ़ा, कोई मसला नहीं। जेसन आरपीसी, अब जेसन को मैंने डिफाइन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया क्यों जेसन क्या है। आरपीसी क्या मतलब है इसका, रिमोट प्रोसीजर कॉल।
सही है। रिमोट प्रोसीजर कॉल, रिमोट का क्या मतलब है? रिमोट का मतलब है कि आपने अक्सर सुना होगा कि हम लोग पाकिस्तान में बैठे हैं और कोई डेवलपर आपके पास बैठा होगा, कहेगा मैं रिमोट जॉब करता हूँ। सही है। कोई देख रहा होगा मैं रिमोट जॉब ढूंढ रहा हूँ, मेरा कज़न रिमोट जॉब करता है। तो ये क्या है, हम लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, एक कंपनी है जो यूके, कनाडा, यूएस में एग्जिस्ट करती है। हम लोग यहाँ से बैठ के उस कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं। मतलब हम कौन सी जॉब कर रहे हैं? रिमोट जॉब कर रहे हैं। ये जो हमारा एमसीपी क्लाइंट, यहाँ जो हमारी एप्लीकेशन है, वो अगर किसी और एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कर रही है तो वो क्या कर रही है? रिमोटली कर रही है। अगर हमारे पास ये जो सिस्टम है ये मेरे पास मौजूद है, सही है, लेकिन वो जो एप्लीकेशन है वो किसी और सर्वर पे है, किसी और कंप्यूटर पर है, अगर उसके साथ मैंने कम्युनिकेट करना है तो रिमोटली होगा वो। अब हमारे पास अगर जो हम लोग फंक्शन बनाते हैं उसको कॉल करते हैं ना, उसको हम नॉर्मल फंक्शन कॉल कहते हैं, सही है, नॉर्मल फंक्शन कॉल कहते हैं। लेकिन अगर किसी और अपना एक्सटर्नल एप्लीकेशन के अंदर किसी और कंप्यूटर पे जो पड़ी है वहाँ से अगर किसी फंक्शन को कॉल करना है ना, तो वो हमारे पास रिमोट प्रोसीजर कॉल है। सही है। अगर हमारे सिस्टम में मैंने कोई फंक्शन बनाया हुआ है, उसको मैं कॉल कर रहा हूँ, तो वो क्या है? नॉर्मल फंक्शन कॉल है। लेकिन अगर किसी और कंप्यूटर पे लाइक गेटअप जो है उससे मैं अगर किसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो वो क्या हो गई? रिमोट प्रोसीजर कॉल। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, जेसन तो कॉमन है, ताकि अगर उसका जो अपना एमसीपी सर्वर है वो किसी और लैंग्वेज में बना हुआ है, मेरा एमसीपी क्लाइंट किसी और लैंग्वेज में बना हुआ है, वो डेटा कुछ और पास कर रहा है, मेरा कुछ और पास कर रहा हूँ, तो वो आपस में कम्युनिकेशन सही नहीं होगी। तो उन लोगों ने क्या फॉर्मेट चुना? एक कॉमन फॉर्मेट चुना जेसन का ही, लेकिन उसको रिमोट प्रोसीजर कॉल नाम दे दिया, जेसन रिमोट प्रोसीजर कॉल, कि भाई किसी और एप्लीकेशन से फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। ठीक है। तो ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं किसके थ्रू? जेसन आरपीसी के थ्रू। हमारा क्लाइंट जेसन आरपीसी की एक रिक्वेस्ट बनाकर उसको भेजता है और वो जेसन आरपीसी के अंदर एक रिस्पॉन्स बना के वापस क्लाइंट को भेजता है। इस तरह से ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब सवाल आता है कि एंथ्रोपिक ने जब ये अपना एमसीपी सर्वर बनाया ना, उन्होंने ऐसी कमाल चीज़ बनाई थी कि ओपनएआई ने भी खुद इसको अडॉप्ट किया। ओपनएआई हालांकि उसका कॉम्पिटिटर है, चैट जीपीटी वाले क्लाउड के कॉम्पिटिटर है ना, लेकिन उन लोगों ने भी इसको जो है ना अडॉप्ट किया। क्यों? क्योंकि ये चीज़ ऐसी ज़बरदस्त है, इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, जस्ट एक क्लाइंट बनाना पड़ता है और आप बाहर की हर एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सिर्फ एक कमांड्स होती है आपकी, आपने वो उठाई और अपने क्लाइंट के अंदर ऐड कर दी, आपका क्लाइंट उसके साथ कम्युनिकेट करना लग जाता है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से हमारे पास एमसीपी क्लाइंट और एमसीपी सर्वर होता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लोगों को जो है ना, जैसे मैंने बताया था कि हम लोग एमसीपी अपना एक एजेंट बनाएंगे, पहले ओपनएआई एजेंटिंग एसडीके के अंदर, फिर उसको हम लोग जो है ना अपना एमसीपी क्लाइंट बना कर देंगे। देन हम लोग गिटहब के साथ कम्युनिकेट करेंगे, गिटहब के एमसीपी सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उसको अपने पास कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम वहाँ से सिर्फ यहाँ से जो हमने एक स्क्रैच से चैटबॉट बनाया है CLI पर, उसके थ्रू हम उसको बोलेंगे भाई मेरे यहाँ पर एक रिपोजिटरी क्रिएट कर दो, तो वो क्रिएट कर देगा। हम उसको बोलेंगे उसके अंदर फिलहाल कोड लिख दो, तो वो लिख देगा। उसके अंदर कमेंट कर दो, तो वो कमेंट कर देगा। क्यों? क्योंकि एमसीपी सर्वर के थ्रू उसके जो 50+ टूल्स थे उसका एक्सेस हमें मिल चुका है। सिर्फ एक चीज़ है कि हमें अपना एक टोकन जो हमारे अकाउंट का है वो उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि उसको पता चले कि मेरे ही अकाउंट के अंदर उसको ऐड करना है और मेरे पास उसकी ऑथराइजेशन है। सही है। ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको बोलूँ भाई एक रेपो क्रिएट कर दूँ, आपके अकाउंट में जाके क्रिएट कर दें, उसके बाद एक्सेस नहीं है। जी, जैसे हम जेमिनी CLI के साथ कर रहे थे, जेमिनी CLI के साथ आप क्या कर रहे थे? एमसीपी सर्वर को कनेक्ट कर रहे थे GitHub का। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। जेमिनी CLI के अंदर आप लोगों ने पहले कॉन्टेक्स्ट 7 भी ये कनेक्ट किया होगा, यस सर। सही है ना। वो क्या करता है, वो कॉन्टेक्स्ट 7 एक एमसीपी सर्वर है जो कि आपको लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन उठा के देता है। आपने बस कैसे कनेक्ट किया था, उसको एमसीपी सर्वर उसका जो कॉन्टेक्स्ट 7 है उसको प्रोवाइड कर दिया था। जब भी आप कोई सवाल करते थे, तो अगर आपका सवाल जो है ना ऐसा है कि उसके पास उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो क्या करता था, हमेशा जाता था कॉन्टेक्स्ट 7 पर और उसकी लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन रीड करके आपको आंसर करता था। समझ रहे हैं? अगर तरीक़ेकार वहाँ से उठाना है तो वहीं से ही लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन लेकर आता था। तो ये एक सर्वर आप लोगों ने पहले ही यूज़ कर रखा है।
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उसके लिए हमने क्या करना है कि एक तो यूवी का प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ओपन एजेंटिक एसडीके के अंदर अगर आपने काम करना है तो आपको यूवी का पैकेज बनाना पड़ता है, तो हम लोग बना लेते हैं एमसीपी कैसे होता है पैकेज इनिशियल यूवी इनिट, इस पर डॉट लगाता हूँ क्योंकि मैंने फोल्डर ऑलरेडी बना दिया है। तो ये मेरे पास एक अदर पैकेज आ चुका है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ इसके अंदर अपने VS कोड के अंदर, VS कोड आ गया, ये मेरे पास कल वाला कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या करना होता है, OpenAI पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है OpenAI एजेंट्स का, ताकि हम लोग OpenAI एजेंट एसडीके का यूज़ कर पाए। और वो कैसे होगा, यूवी है OpenAI एजेंट्स। इसके अंदर ही आपके पास एमसीपी इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो एमसीपी आपके पास इसी के अंदर ही इंस्टॉल हो जाता है, नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ आपका काम है क्लाइंट बनाना और किसी और सर्वर को यूज़ करना, तो इसका जो पैकेज हमारे पास अभी आया है ना, इसको यूज़ करना है। लेकिन अगर आपने अपना सर्वर बनाना है ना, तो इसका एमसीपी मत यूज़ करना। उसकी वजह ये है कि इसका सर्वर बनाने के लिए जो इसका कोड है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमारे पास एक और वेबसाइट है जिसने इस सर्वर का एमसीपी का एक रैपर बनाया हुआ है, उसका नाम है फास्ट एमसीपी। ठीक है, जिसकी मदद से हम लोग सर्वर बना रहे होते हैं और सर्वर सिर्फ 4 लाइन्स में बन जाता है। सही है, तो हम लोग ये करते हैं कि सबसे पहले तो इसको चला के देखें, हमारे पास चल रहा है यूवी रन हेलो डॉट इवेंट। तो हमारे पास ये पैकेज चल रहा है। मैं इस फाइल को यहाँ से कर देता हूँ डिलीट और यहाँ पर बनाते हैं agent.py। सही है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट और रनर। ठीक है, ये 2 चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करते हैं एजेंट से। एक से हम लोग एजेंट बनाते हैं, दूसरे से हम उसको रन करते हैं। ठीक है, उसके अलावा फ्रॉम एजेंट्स डॉट एमसीपी, ठीक है, फ्रॉम एजेंट्स डॉट एमसीपी, उससे हम लोग इंपोर्ट करेंगे क्या, एमसीपी सर्वर stdio। आई थिंक यही होता है इससे। फिर दिखा देता हूँ, मेरे पास वो डॉक्यूमेंटेशन है। और उसके अलावा हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें अपनी की ज़रूरत पड़ेगी। सही है, की के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर .env की फाइल बना देते हैं, ताकि हम लोग वहाँ पर अपनी की स्टोर कर सकें। तो जब ये की डालूंगा तो मैं स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए ऑफ करूँगा, लेकिन अभी नहीं डालूंगा। अभी एक काम करते हैं, अगर आप लोगों को ये कोड थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स लगे तो मैंने कल ही एक क्लास का अपना कोड यहाँ पर मैंने पुश किया है मेरे अकाउंट पे गिटहब पर। उसके अंदर मैं आपको चीज़ें दिखा भी देता हूँ और बता भी देता हूँ, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, कोड करना ज़रूरी नहीं है। रेपो के अंदर जाएंगे तो मेरे पास है GIC Sunday 6 to 9 MCP कोड। बनाना कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल चीज़ें यहाँ से लेनी है कि भाई आपने OS को इंपोर्ट कर दिया ताकि आपने जो है ना वहाँ से अपनी की ले ली, आपने जो है ना ASIC IO को उठा लिया ताकि आप उसके फंक्शन को रन करें,
और मज़ीद कुछ भी नहीं है। ये MCP सर्वर STD IOE था जो कि मैंने वहाँ से इंपोर्ट किया। .env हमारे पास और OS ताकि हम लोग के गेट करें अपनी की को और async IO जिससे हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे उसको। तो ये मैं इसको हटा के दोबारा से ये करता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। यहाँ पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा हो? सबको आ रहा है ना? बिल्कुल आसान लेके चल रहा हूँ मैं जी। गिटहब की रेपो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अभी देख ले भले, इशू नहीं है। ये है कि मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग जो है ना इसको आसानी से देख के भले यूज़ करें। इसके अंदर पूरा कोड बना हुआ है, इसके अंदर क्लाइंट बना हुआ है, इसके अंदर जो है ना वो सर्वर भी बना हुआ है। सर्वर लोकल सर्वर हम लोगों ने बनाया था अपना, वो कैसे यूज़ होगा, गिटहब कैसे यूज़ होगा, वो सारा कोड इसी के अंदर है। ये कल ही क्लास के अंदर करवाया था और इसके अंदर हमने यहाँ पर इसको कुछ किया था। ठीक है, अच्छा। तो सबसे पहले हमने ये 4-5 चीज़ें इंपोर्ट की हैं। एक एजेंट्स जिसे हम लोग एजेंट बनाएंगे, उसको रन करेंगे। एजेंट्स और MCP से हमने MCP सर्वर STD IO निकाला है। MCP सर्वर ये तो सबको पता है, STD IO मतलब एक स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट। ठीक है, .env से हमने क्यों अपना लोड.env किया ताकि हम लोग वहाँ की API जो हमने वहाँ पर वेरिएबल्स बना रखे हैं सीक्रेट, वो हम उसको गेट कर पाए, मतलब हमारी जो की है। और उसके बाद OS ताकि ये गेट करवाएगी हमसे ऑपरेटिंग सिस्टम में। और ये async IO एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट, ताकि हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो एसिंक्रोनस होगा। उसको रन करने के लिए हम लोग async IO को इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, मेन अब क्या करना है, अब हमें एक फंक्शन बनाना है async मेन नाम से, और मैं इसको यहाँ से load.env कर देता हूँ ताकि वो API वहाँ से लोड कर ले। ठीक है, अब ये मैंने फंक्शन बनाया है, तो इसके अंदर अगर हम लोग एजेंट बनाए तो सिंपल मेरे पास एक एजेंट बना हुआ आ रहा है, लेकिन ये किसी और फॉर्मेट में आ रहा है क्योंकि हमारे पास ओपन एजेंट के अंदर नेम होता है, इंस्ट्रक्शंस होती है, डिस्क्रिप्शन नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, एक एजेंट बनाते हैं इज इक्वल टू एजेंट। एजेंट से हमने क्या बनाया, एजेंट, और इसके अंदर हमें उसका नेम रखेंगे MCP एजेंट, दूसरी हम उसको देंगे इंस्ट्रक्शंस। इसका नाम लिखा है हमने क्या, you are an agent that can execute commands and interact with the environment, use the commands provided the architect। नहीं देंगे, ये देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं you are a helpful assistant। सही आ रहा है, यहाँ से चेंज करते हैं that can provide information using provided tools। बस ठीक है, इतना काफ़ी है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल एजेंट है। अब इसको रन कैसे किया जाता है, कैसे, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास होता है अवेट, लगाएंगे अवेट रनर डॉट रन, और इसके अंदर हम उसको एजेंट प्रोवाइड करेंगे, और एजेंट के बाद इनपुट जो कि हम उसको प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ठीक है, एक सिंपल हमने इसको चले क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, ये फ्रांस का कैपिटल इससे पूछेगा। और अब हम इसको अगर रन करने जाएं तो हम लोग कैसे रन करते हैं, प्रिंट के अंदर रिजल्ट फाइनल आउटपुट, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल एक एजेंट बन गया। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है किसी को, आप लोगों को? सही है, सही है, ठीक है। अच्छा, अब इसको रन करना हो तो हम क्या करते हैं, इस तरह से रन होता है। मेन के फंक्शन को हमने डायरेक्ट कॉल कर दिया, इसके अंदर async IO। अब ये हमने सिंपल जो है ना एक एजेंट बनाया है, इसके अंदर कोई क्लाइंट नहीं है, कोई MCP सर्वर नहीं है, कोई MCP सर्वर की एक भी चीज़ नहीं है। फिलहाल के लिए हमने सिर्फ एक एजेंट बनाया है। अब इसको रन करना है, तो रन करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं स्क्रीन को पॉज करता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास API कहाँ पड़ेगी है इसकी। MCP सर्वर
रिकॉर्डिंग ना हो जाए। ठीक है, मैंने अपनी एपीआई जो है ना उसके अंदर .env के अंदर रख दी है वेरिएबल के साथ, और आप सिर्फ उसको यहाँ पर चलाना है। तो कैसे चलेगा यार, बात नहीं करो आप लोग, मुझसे बात करो ना, मेरी बातें अच्छी नहीं लगी? अच्छी है ना, मेरी सुनो यार। फाइल का नाम क्या रखा है हमने, agent.py, और हमें रन कैसी होगी, uv रन agent.py। सवाल हमारा क्या था, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस? द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस। मतलब कि हमारा एक सिंपल एजेंट बन चुका है। सही है, हम इसके साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो ये हमारा एक सिंपल एजेंट बन गया। अब हमें क्या बनाना था, टूल्स। ये तो आप लोग इससे कोई भी क्वेश्चन करेंगे, रन करेंगे, आपने प्रॉम्प्ट देना है, उसको चलाना है, ये चल जाएगा। अब बात आती है कि हमने किसको यूज करना है, एमसीबी सर्वर, किसका, गिटहब का। अब ये जो एप्लीकेशंस है ना, इन्होंने अपने अपने एमसीबी सर्वर्स बना रखे हैं। आई थिंक 1600 प्लस जो है ना वो, या 1600 प्लस 1600 या 16,000 प्लस एमसीबी सर्वर्स अभी तक एप्लीकेशंस के बन चुके हैं 2024 से लेकर अभी तक। ठीक है, उसमें जितनी भी मेन एप्लीकेशन है उन्होंने सबने बनाए। आपने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर लिखना है एमसीबी सर्वर्स। ठीक है, गूगल पे आपने सर्च किया, पहली मेरे पास रेपो आ रही है, हो सकता है आपके पास ना आए क्योंकि मैंने लगातार 1-2 दिन इसको ओपन किया है क्लासेस के अंदर, तो ये आ रही है। गिटहब की एक एमसीबी सर्वर की रेपो आपके पास आती है, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर्स। आपने इस पर क्लिक करना है। वाईफाई चला गया अपना अब्दुल्ला, इंटरनेट आ गया बस, सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे ना, जैसे ही रेपो को ओपन करने के बाद तो आपके पास मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर्स आएंगे। थोड़ी सी ये लिखी हुई है डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर सर्वर्स मिलेंगे। AWS का है, ब्रेव सर्च का है, एवरआर्ट का है, गिटहब का है, गिटलैब का भी है, गूगल ड्राइव का भी है, गूगल मैप्स का भी है, PostgreSQL, और ये जितने भी हमारे पास सर्वर्स हैं। हमने किसको यूज़ करना है, गिटहब को। यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोवाइडेड है, और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको और भी मिलेंगे। सही है, हम क्या करेंगे, गिटहब पर जाएंगे। जैसे ही गिटहब पर मैंने क्लिक किया तो थोड़ा सा नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है गिटहब एमसीबी सर्वर। यहाँ पर आप लोग इसकी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन है, आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, समझ आएगी चीज़ें। अब ये बता रहा है कि ये एमसीबी सर्वर हमें टूल्स एक्सपोज कर रहा है। क्या कर रहा है, टूल्स एक्सपोज कर रहा है, मतलब हमें प्रोवाइड कर रहा है, समझे। तो हम चाहें तो इनके टूल्स यूज़ कर सकते हैं। अब कौन कौन से टूल्स हैं, नंबर 1 पर है क्रिएट और अपडेट फाइल। ठीक है, उसके अंदर उसके इनपुट्स हैं सारे। पुश फाइल से हमारे पास सर्च रिपोजिटरीज है, क्रिएट रिपोजिटरीज है, गेट फाइल कॉन्टेंट्स, क्रिएट इशूज वगैरह वगैरह, ये इतने सारे हमारे पास टूल्स हैं जो कि गिटहब ने अपना एक एमसीबी सर्वर बना के हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। ये सारे उसके टूल्स हैं, सब टूल्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब यूज़ कैसे करेंगे, अगर आप डॉकर यूज़ कर रहे हैं तो आपको डॉकर की जो है ना ये कमांड मिलेगी। लेकिन अगर आप डॉकर यूज़ नहीं कर रहे हैं, हालांकि पाइथन यूज़ कर रहे हो, तो आपको उन लोगों ने एक और कमांड दी रखी है, npx नोट पैकेज एग्जीक्यूटर। सही है, तो इसके अंदर एमसीबी सर्वर है, इसका गिटहब का, और उसकी हमारे पास ये कमांड्स हैं। हमें ज़्यादा चीज़ें चाहिए ही नहीं, हमें ये एमसीबी सर्वर्स नहीं चाहिए, हमें गिटहब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यहाँ से कमांड से लेकर ये .env जो हमारे पास ये एक पर्सनल एक्सेस टोकन है ना, यहाँ तक 3 चीज़ें चाहिए। सही है, कमांड्स, आर्ग्यूमेंट्स और env, 3 चीज़ें चाहिए। जब भी आप किसी भी सर्वर को यूज़ करें तो ये चीज़ें गेट कर सकते हैं। इससे पहले का कोड आपको पहले लिखना पड़ेगा। अब वो क्या करना है उसके अंदर, कोड के अंदर, खैर मैं यहीं से डायरेक्ट आपको दिखा भी देता हूँ। ये हमारे पास है एसिंक अपना एमसीबी सर्वर stdio, जो कि मैंने वहाँ पर यूज़ किया था। चलिए मैं लिख ही लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। यहाँ पर हम लोग आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे एसिंक्रोनस, क्योंकि फंक्शन हमेशा वो एसिंक्रोनस ही होगा, वहाँ से लेकर आएगा। एसिंक्रोनस विद एमसीबी सर्वर एज एमसीबी सर्वर। अब ये विद क्यों लिखा है मैंने, ये विद क्यों लिखा है मैंने,
किसी को पता है ये पाइथन का कोड है? क्लोज हो जाता है ना। क्या हुआ? एसिंग तो लगा दिया ना मैंने, एसिंग तो वो कह रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसका कुछ और Automatically कॉन्सेप्ट है, और close ये बनेगा करेगा। इसी मेन के फंक्शन के अंदर, और जो भी हमने नीचे एजेंट बनाया है वो इसके अंदर आ जाएगा। ये जो है ना इसकी इसकी बाउंड्री के अंदर आएगा ये वाला एजेंट। ठीक है, मैं पहले इसको कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एसिंग विद एमसीपी सर्वर stdio। ठीक है, इसके अंदर हम लोग अभी लिखेंगे कमांड्स वगैरह। एज हमने इसका नाम क्या दे दिया, एमसीपी सर्वर। हमने, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं जिससे आप इसको यूज़ कर पाए। अब ये जो विद का मतलब है ना, इसका मतलब ये है कि आप सर्वर को कनेक्ट करना, कनेक्ट करने के बाद जब खत्म हो उसको डिसकनेक्ट भी कर देना। समझ रहे हैं? ये विद जो है ना पाइथन का ही है। जब हम लोग फाइल्स के लिए अपना फाइल्स के लिए यूज़ करते थे ना पाइथन को, फाइल आपको पता होगा कि इसके अंदर आप फाइल्स को क्रिएट करा सकते हैं, उसको ओपन करवा सकते हैं, उसको क्लोज भी करवा सकते हैं। तो अगर आप पाइथन के अंदर फाइल को ओपन करवाते हैं और उसको क्लोज नहीं करवाते ना, तो आपके कोड के अंदर मसला स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें ऐसे ही एमसीपी सर्वर को कनेक्ट करवाना है, और जब काम हो जाए तो वापस डिसकनेक्ट भी करवाना है। सही है? तो ये क्या करेगा अभी, पहले उसको कनेक्ट करेगा, जब ज़रूरत होगी, जब अपना ज़रूरत नहीं होगी उसको डिसकनेक्ट करवा देगा। तो ये पाइथन का फंक्शन है। ठीक है, एमसीपी सर्वर stdio मैंने कहाँ से लिया था, agents.mcp से। इसके अंदर बस कुछ चीज़ें जो कि हमने लिखनी है। सबसे पहले हमने लिखना है इसके अंदर पैराम्स। ठीक है, पैरामीटर्स, और ये हमारे पास एक मॉडल होगा, ओ सॉरी डिक्शनरी होगी। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो अभी हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं ना, ये यहाँ पर ये कोड हम उसके अंदर देंगे। ठीक है, ये देखिए पैरम्स के अंदर हमने क्या दिया है, वही कोड दे दिया। फॉर्मेट इसके अंदर काम नहीं करता, आगे कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो ये हमारी डिक्शनरी के अंदर आ गया। एक कमांड है हमारी npx, एक आर्ग्यूमेंट है हमारे पास, आर्ग्यूमेंट में हमारे पास उसकी कमांड है उसको चलाने की। और हमारे पास क्या है, env, जिसके अंदर हम लोग गिटहब का पर्सनल एक्सेस टोकन यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पर हमने अपना उसका टोकन देना है। ठीक है, अब ये टोकन जब मैंने अपना की डाली थी अभी ओपनएआई की, उसके साथ मैंने टोकन अपना .env के अंदर डाल दिया है एक साथ ही। लेकिन आप लोगों को ये टोकन कहाँ से मिलेगा, तो हम लोग जाते हैं वापस गिटहब पे, और यहाँ पर आएंगे आप लोग कहाँ पर, अपनी प्रोफाइल के अंदर। ठीक है, सेटिंग्स के अंदर आएंगे आप लोग, एक्सेस टू नीचे आएंगे, आपके पास होगा डेवलपर सेटिंग, और यहाँ पर आपके पास है पर्सनल एक्सेस टोकन्स। ठीक है, और यहाँ पर आपने ये क्लासिक वाला लेना है, और यहाँ पर मैंने एक टोकन क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, कब क्रिएट किया था, ये कल क्रिएट किया था, पता नहीं परसों। तो ये टोकन आप लोगों ने यहाँ पर आकर क्रिएट करना है। आपको एक बटन मिलेगा क्रिएट एक्सेस टोकन का, तो आप लोगों ने अपने लिए ये एक टोकन क्रिएट करना है। तो ये टोकन क्रिएट करने के बाद आप उसको .env के अंदर रखेंगे, और यहाँ पर OS से आप लोग इसको गेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको कोड उठा लेता हूँ क्योंकि आसान है, आप लोगों ने पहले भी इसको किया हुआ होगा। अच्छा, ये main.py है। ठीक है, agent.py, और यहाँ पर हमारे पास ये लाइन है, बस तो कॉपी करनी है और इसके लिए। ठीक है, तो ये os डॉट गेट env, और env से हमारा कौन सा टोकन का नाम क्या है, गिटहब टोकन। ठीक है, ये वहाँ से गेट कर लेगा। अब ये जो एमसीपी सर्वर हमने इसको नाम दिया है ना, हम इसको यहाँ से कॉपी करके एजेंट को देंगे, कि जैसे हम लोग उसको टूल्स प्रोवाइड करते थे ना, फंक्शन टूल्स बनाए और उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दी टूल्स के साथ। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसको एमसीपी सर्वर प्रोवाइड करेंगे, और इसका नाम होगा एमसीपी सर्वर, और ये डिक्शनरी इसके अंदर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल है तो पूछ ले, मैं अभी आप लोगों को फिर से बताता हूँ। हमने सिर्फ एक क्लाइंट के नाम पर सिर्फ ये 4-5 लाइन्स लिखी है, एक क्लाइंट के नाम पर सिर्फ क्लाइंट बनाया हमने।
इसके अंदर क्या किया है, हमने MCP सर्वर stdio को इंपोर्ट किया था अपना agents.mcp से, उसके अंदर पैरम्स डाले और ये कोड जो बीच वाला है ये हमें बना बनाया मिला है, आपको हर सर्वर का मिल जाएगा। वहाँ से आपने उसकी कमांड्स कॉपी करनी है, यहाँ पर आकर पेस्ट करनी है, और जो यहाँ पर हमने टोकन दिया है हर अपना एप्लीकेशन का टोकन आपको वहाँ से निकालना है और यहाँ पर लाकर डाल देना है, जिससे आप उस एप्लीकेशन के MCP सर्वर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चले अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। आई होप सो कि चल जाए। अच्छा, मैंने इससे सवाल क्या किया था, क्या हुआ? नहीं, ये चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि MCP जो है ना, MCP क्लाइंट और MCP सर्वर, इन दोनों की जो है ना वो कम्युनिकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब भी आप लोग अपना MCP सर्वर कनेक्ट करते हैं और फर्स्ट रिक्वेस्ट इनिशिएट करते हैं, तो आपका जो MCP क्लाइंट है वो सर्वर से कहता है आपके पास कौन आप मुझे क्या दे सकते हो। सही, वो से कहता है आप मुझे क्या दे सकते हो, वो कहता है मेरे पास टूल्स है और ये लो टूल्स की लिस्ट। अगर 30 टूल्स है तो वो टूल्स की लिस्ट एक बार में दे देता है। तो जब हमारे पास उस टूल्स की लिस्ट आती है तो हम क्या दे रहे हैं, हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। हमने प्रॉम्प्ट दिया। अब अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे थर्ड क्वार्टर में, जैसे हमने पढ़ा था कि एजेंट्स कैसे काम करते हैं, हमने प्रॉम्प्ट दिया, वो प्रॉम्प्ट, ठीक है, वो प्रॉम्प्ट और टूल्स की लिस्ट वो उठा के LLM को देता है। LLM डिसाइड करता है कि अगर एक अपना यूज़र ने वेदर पूछा है तो वेदर का जो ये टूल है ना, इसको यूज़ करो, इसको कॉल करो। ऐसा ही था। अगर हम लोग कुछ और पूछते, ठीक है, तो उसके मुतालिक वो कहता है भाई इस टूल को यूज़ करो। वो डिसाइड कौन करता है? LLM। जब ये हमारी अभी MCP सर्वर में क्या होगा कि जब हम इससे कुछ पूछेंगे गिटहब से मुतालिक, ठीक है, गिटहब से मुतालिक कोई काम करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारा अपना प्रॉम्प्ट और गिटहब सर्वर की लिस्ट, टूल्स की लिस्ट, ठीक है, गिटहब सर्वर के अंदर जितने भी टूल्स हैं उसकी लिस्ट निकाल के वो किसको देगा, LLM को। और फिर LLM से कहेगा कि अब बताओ मुझे क्या करना। अगर हमने प्रॉम्प्ट में लिखा है कि मेरे लिए एक रेपो क्रिएट कर दो, तो वो देखेगा क्रिएट रेपो का जो टूल है ना, इसको कॉल करो। ये चीज़ हमें नहीं करनी है, हमें सिर्फ MCP क्लाइंट बनाना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर और उसकी कमांड सेट करके दे देंगे। तो जो भी गिटहब के अंदर हमारे पास कोई भी काम होगा वो LLM खुद डिसाइड करेगा। समझ रहे हैं? LLM खुद डिसाइड करेगा कि अब उसने क्या करना है। तो इसी तरह से अभी के लिए हमने इसको सिर्फ इनपुट देना है, हाउ मेनी रेपो हैव इन माय अकाउंट जी, वो खुद ही सेट करेगा, खुद ही सेट करेगा। मैं इसको अपना यूज़र नेम बता रहा हूँ ताकि ये कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो मैंने इससे क्या पूछा है, कितनी रेपोज है मेरे अकाउंट के, गिटहब अकाउंट के अंदर, गिटहब अकाउंट, ठीक है, ये मेरा यूज़र नेम है। अब हम इसको चलाते हैं। ये प्रॉम्प्ट आपको ऐसे ही देना पड़ता है। हाँ, ये आपको स्ट्रिंग्स के अंदर देना पड़ता है। क्या कह रहा है, योर गिटहब अकाउंट नेम हैज़ अ टोटल ऑफ 87 रिपोजिटरीज। तो आंसर नज़र आ रहा है आप लोगों को? क्या ये नॉर्मल आपका जो स्टेट से जो आपने एजेंट बनाया है वो ऐसे रेपो को गेट कर सकता है? नहीं। आप क्या पूछ रहे थे? 90s रेपो आ रही है क्योंकि वो उसमें से 3 प्राइवेट है। प्राइवेट वाली नहीं दिखाता या नहीं दिखाता या दिखाता, आई डोंट नो, ठीक है। इसका जो है ना, लेकिन ये 87 ही बता रहा है, वहाँ पर 90 है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने अब क्या करना है, ये तो चलो आप भी देख सकते हो ना कि मेरे पास 87 जो है ना रेपो है, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, क्या आप मेरे गिटहब के अकाउंट के अंदर रेपो क्रिएट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो हम इसको वो काम बोलते हैं जो कि कोई और नहीं कर सकता। अगर मैं आ जाऊँ अपनी रेपोजिटरीज के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट रेपो कौन सी है, कल वाली GISE संडे 6 to 9। इसके अलावा कोई रेपो आपको टॉप पे दिख रही है? नहीं दिख रही। हम आते हैं इसके प्रॉम्प्ट को छेड़छाड़ करते हैं, हम इसको कहते हैं क्रिएट अ रेपो, क्रिएट अ टेस्ट रेपो इन माय गिटहब अकाउंट।
ठीक है। गंदा हो अब देखते हैं क्या ये वाकई क्रिएट करता है। एरर आ गया इसके पास। एरर क्लीनिंग सर्वर अनटाइटल्ड एरर सीना। अरे मैंने निकाला एक दो निकले हैं नहीं दिखता होगा। अरे यहाँ पे होता है निकालूं खराब कर दिया तोड़ दिया अरे यार मैंने अपनी ना दो तीन क्या कह रहा है? द रिपोजिटरी टेस्ट रेपो हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड इन योर गिटहब अकाउंट। रिपोजिटरी का नेम रखा है टेस्ट रेपो, डिस्क्रिप्शन उसने लिखी है टेस्ट रेपो क्रिएटेड विया एआई असिस्टेंट। उसने डिक्शनरी के अंदर अपना डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिख भी दिया है कि एआई असिस्टेंट ने जो है ना ये रेपो क्रिएट की है। उसकी जो विजिबिलिटी है उन्होंने क्या रखी है? पब्लिक, यू कैन एक्सेस, और उसके साथ मुझे ये लिंक भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ तो बता रहा है कि आप यहाँ पर चेक करें कि वाकई यहाँ पर भी क्रिएट हुई है। निकलता है ना ये पूरा नज़र आ रही है? तो ये उसने एक अदद गिटहब की रेपो क्रिएट कर दी है। तो फिर यहाँ पे ना चौड़े से हाँ कह सकते हैं पहले, लेकिन मसला पता है क्या है? बैठ के उसके अगर मैं इसको डिलीट करने जाऊँगा ना अपनी रेपो को नॉर्मली, मैं हम लोग इसको ट्राई करते हैं, मैंने नहीं किया ट्राई। अभी इसको बता दे रहा हूँ, जब हम इसको टेस्ट को अपना रेपो को मैं अभी डिलीट करने जाऊँगा ना तो ये मेरे पास से एक्सेस मांगेगा, बोलेगा वेरीफाई करो, आप मुझे अपने गिटहब से कोड दो, फिर जाकर मैं इसको डिलीट करूँ। ठीक है, लेकिन क्या ये करता है कि नहीं, हम इसको बोल के देखते हैं। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, तो हमसे वो ऑथेंटिकेशन मांगता है, लेकिन अभी इसको चेक करते हैं। हाथ तो काम करनी पड़ा GitHub account, your task is सही क्या कैसे हाँ ठीक है। इसको बोल दिया कि भाई तुम्हारा काम है, तुमने क्या करना है, इस रेपो को डिलीट करना है। अब देखते हैं क्या डिलीट कर सकता है कि नहीं। ये ना हल्का सा ना खींचा जब बंद होगा ना ये सब पहले देखते हैं ये करता है कि नहीं। कह रहा है गो टू गिटहब, वो कह रहा है साइन अप करो, नेविगेट करो, खुद से जाकर करो। वार्निंग दे रहे हैं, दिस अकाउंट इज इररिवर्सिबल वंस यू डिलीट द रेपो, ऑल एसोसिएटेड इशूज रिक्वेस्ट वगैरह जो है ना वो सारी आपकी चली जाए। मतलब ये डिलीट नहीं कर रहा, ये कह रहा है अगर आपने डिलीट करनी है तो वो खुद जाकर कर लो, और ये तरीक़ेकार हमें बता रहा है। हमें काम करते हैं, पहले तो हम इसको रेपो को खुद से डिलीट करते हैं। नहीं होता, उसने टूल बनाया ना उन लोगों ने, तो वो डिलीट के टूल नहीं दिए इसको शायद। तो ये जो मेरा रेपो का नाम है, मुझे इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब देखेंगे तो ये वेरिफिकेशन मांगेगा। हाँ मेरे मोबाइल के अंदर की हुई है। ये बड़े मसले होते हैं, हैक हो जाती है ये गिटहब अकाउंट वगैरह सारे। ये मोबाइल दे देती हूँ। अरे नहीं नहीं मैं क्या करूँगी तो मैंने यहाँ पर इसको कोड दे दिया और इसने ये डिलीट भी कर दिया। ठीक है, तो इसने रेपो डिलीट कर दिया। मैं इसको कहता हूँ वो तो मैं इससे भी साफ कर दूँगी। नहीं ये मेरा यूज मिलेगा नहीं ना, हो गई ना ये बात। मेरे पास होता है पर उसके पास टूल था ना अपना क्रिएट फाइल और एडिट फाइल का, तो ये कर सकता है। कह रहा है कि योर गिटहब रेपो टेस्ट रेपो हैज बीन क्रिएटेड इन अ सिंपल कैलकुलेटर, सिंपल पाइथन कैलकुलेटर ऐप हैज बीन क्रिएटेड वगैरह नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से। यू कैन व्यू, कह रहा है आप देख भी सकते हो। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो हमारे पास टेस्ट रेपो आ गई है, और अगर इसको ओपन करूँ तो इसने एक कैलकुलेटर डॉट पाई की फाइल बनाई है, और उसके अंदर उसने एक पाइथन का पूरा सिंपल कैलकुलेटर बना दिया। तो समझ रहे ये जो हमारा एमसीपी सर्वर है ये किस तरह से हमारी ज़िंदगी आसान कर रहा है।
अगर मुझे यही काम करवाने होते कि भाई वहाँ पर फाइल क्रिएट करो, गिटहब के अंदर अपना एक रेपो क्रिएट करो, तो उसके लिए मैं टूल बनाता। उसके अंदर फिर से एक फाइल क्रिएट करो, फाइल कैलकुलेटर डॉट पाई अपना डॉट पी वाई, तो उसके लिए दूसरा टूल बनाता। फिर उसको कहता कि भाई ये कोड जनरेट करो, उसके लिए तीसरा बनाता। फिर उस कोड को पुश करो उस रेपो के अंदर, उसके लिए चौथा बनाता। बल्कि मेरा ये सारा काम एक MCP सर्वर से हो सकता है, समझ गए। तो इसलिए हम लोग MCP प्रोटोकॉल्स पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग अगर कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं अपनी बड़ी AI एप्लीकेशन, तो उसके अंदर इन MCP सर्वर्स को यूज़ किया जाए। समझ रहे हैं? तो कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ? हो गया ना। अब रही बात MCP अपना सर्वर को बनाने की, तो हमारे पास सिर्फ अलग है। मैं फाइल आप लोगों को मैं यहाँ पर ये रेपो जो है ना, आप लोग खुद जाकर ले लेंगे या मैं आपको कहीं से लिंक प्रोवाइड करूँ? ये जो मेरी गिटहब की रेपो है, इसको आप लोग जाकर खुद मेरा यूज़र नेम सर्च करके इसको देख लेंगे कोड वगैरह, या फिर मैं कोई लिंक आप लोगों को कहीं पे प्रोवाइड करूँ ताकि आप लोग जो है ना इसको ले। यूज़र नेम मेरा ये है, आप लोग इसको नोट कर लें और घर जाकर नेम HK011, ठीक है। तो ये मेरा यूज़र नेम है। आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर जाएंगे और फर्स्ट एक रेपो पड़ी हुई है संडे क्लास की, तो आपने इस रेपो को अपने पास क्लोन कर लेना है। क्लोन करने के बाद आपके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैं वो आप लोगों को गाइड कर देता हूँ हर चीज़। सबसे पहले तो अगर आप MCP सर्वर बनाएंगे, सर्वर बनाएंगे तो जैसे मैंने कहा कि ओपनएआई एजेंट्स की जो हमारे पास वेबसाइट है SDK के अंदर जो MCP सर्वर बनाने का तरीक़ेकार है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसका कोड बहुत हैवी है। आपको बनाते बनाते याद करते जो है ना वो टाइम लग जाएगा। तो आप लोगों ने सर्च करना है फास्ट MCP, ठीक है। तो ये हमारे पास फास्ट MCP की एक अदर वेबसाइट है। इन्होंने क्या किया है, उस MCP सर्वर्स का रेपर क्रिएट किया है। इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो पहले तो इसकी इंस्टॉलेशन लिखी हुई है, जैसे हम लोग यहाँ पर आएंगे pip install fast MCP uv8 fast MCP, तो आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर देना है अपने पास, ऐसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरी चीज़ इसके अंदर अगर आप नीचे आएंगे तो क्विक स्टार्ट लिखा हुआ है। क्विक स्टार्ट पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट MCP सर्वर, ठीक है। कैसे करना है, फास्ट API से और फास्ट MCP से सिर्फ इंपोर्ट करना है इसको, फास्ट MCP को, और MCP का आपने एक इंस्टेंस बनाना है जैसे हम एजेंट का बनाते हैं, सेम ऐसे ही उसको बस एक अदर नाम प्रोवाइड करना है, ठीक है। बताता हूँ कैसे, थोड़ा बहुत बता देता हूँ ताकि आप लोग उसको कर लें। हम लोग यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं server.py, यहाँ पर आपने क्या करना है, फ्रॉम फास्ट MCP, ठीक है, इंपोर्ट करना है फास्ट MCP को। यहाँ पर हमारे पास फास्ट MCP की एक क्लास आ चुकी है जिसका हम लोग इंस्टेंस बनाएंगे। लाइक हमने लिख दिया कि भाई MCP इसका नाम लिख दिया, या MCP सर्वर लिखूँ XYZ, आपका जो दिल करे आप इसका नाम रख सकते हैं। उसके बाद फास्ट MCP, ऐसे ही हम लोग पाइथन के अंदर करते थे, फास्ट API से इंपोर्ट करते थे फास्ट API ऐप लिख कर, और फास्ट API को हम लोग इनिशियलाइज करते थे। तो ये उसकी क्लास है। इसके अंदर आप चाहें तो कोई भी नाम दे सकते हैं इसका, मैं इसको लिख देता हूँ माई लोकल MCP सर्वर, ठीक है। और इसको यूज़ कैसे करेंगे, वही MCP.tool, तो इस तरह से हमारे पास ये टूल क्रिएट होगा। नीचे आप लोग कोई भी फंक्शन बना देंगे, ये एक हमारा टूल क्रिएट हो गया। और ये टूल क्या है, वही सिंपल फंक्शन जो कि हम लोग एजेंट्स को प्रोवाइड कर रहे थे। अब हमने क्या कर दिया, अपने सर्वर के अंदर एक ही बार में वो सारे टूल्स बना के रख दिए। अब किसी को भी टूल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट अपने MCP के क्लाइंट से इन टूल्स को एक्सेस कर सकता है, सही है। इस तरह से अब चेंज कर दिए, पहले जो मैंने बताया था MCP क्लाइंट और MCP सर्वर, सही है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब जब MCP के क्लाइंट से रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है ना, तब जो आपका MCP सर्वर है वो सिर्फ आपको 3 चीज़ें एक्सपोज कर सकता है।
3 चीज़ें ही दे सकता है। कौन कौन सी है मुझे ये बताएं। आप लोगों ने पढ़ी होगी और शायद मैं जब आया था तो आप लोगों ने शायद बता भी रहे थे कि हम लोग ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो वो टूल्स को एक्सपोज करेगा, रिसोर्सेज दे सकते हैं और प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। ये जो हमारा एमसीपी सर्वर है ये सिर्फ 3 चीज़ें ही एक्सपोज करता है, मतलब आपको सिर्फ 3 चीज़ें ही प्रोवाइड कर सकता है। और वो क्या है? वो आपका टूल्स हो सकते हैं, ठीक है, और आपकी रिसोर्सेज हो सकती हैं और आपके प्रॉम्प्ट्स हो सकते हैं, जो कि बिल्ट इन प्री बिल्ट पे प्रॉम्प्ट्स होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है, ये जो सर्वर है आपका वो आपको ये 3 चीज़ें दे सकता है। ये 3 चीज़ें आपके पास आ सकती हैं। एमसीपी क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट करेगा, जब हम लोग गिटहब के सर्वर को यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे तब हमारे पास वो टूल्स को एक्सेस कर रहा था। तो अगर हमारे पास, हमारे एजेंट के पास एक्सेसिबिलिटी होती कि वो फाइल क्रिएट करें या कोड को पुश करके यहाँ पर सेव करें, तो हम उससे रिसोर्सेज मंगवाते हैं कि हमारी जो फाइल्स हैं, जो हमारी रेपोज हैं, उनको लाकर हमारे पास फुल ला दो, उसका कोड लाकर इस फाइल में डाल दो, तो वो रिसोर्सेज कहलाती। क्यों? रिसोर्सेज के अंदर फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आ जाते हैं। सही है। तीसरा हमारे पास प्री बिल्ट प्रॉम्प्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की है कि जब हम लोग अपना एमसीपी सर्वर बनाते हैं तो उसके अंदर भी हम लोग यही 3 चीज़ें बना सकते हैं। एक बनाते हैं हम लोग एमसीपी टूल, कैसे बनाएंगे? एक हम लोग यहाँ पर अपना लिखेंगे डेकोरेटर एमसीपी टूल। सही है। इस तरह से एमसीपी टूल्स आपने क्या करना है, सिंपल पाइथन फंक्शन है, जो भी आप इससे रिटर्न करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। सही है। एक तो हमारे पास ये इस तरह से टूल्स बनेंगे, आप जितने चाहे बना सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या बना सकते हैं, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज है या शायद रिसोर्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिसोर्स है। फर्ज करें मैं यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट इसको रिटर्न करवाता, सही है, तो वो डॉक्यूमेंट को गेट कर सकता था। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है, mcp डॉट प्रॉम्प्ट, और इस ये भी एक फंक्शन होगा, यहाँ से भी आप जो है ना प्री बिल्ट प्रॉम्प्ट्स इसको बनाकर दे सकते हैं। तो ये हमारा एक सर्वर है जो कि ये 3 चीज़ें हमें एक्सपोज कर सकता है। और सर्वर बनाने के लिए हमें सिर्फ ये लाइन लिखनी है, उसके बाद आपने वो टूल्स बनाने और वो प्रॉम्प्ट्स बनाने और वो रिसोर्सेज बनाने। फाइल आपकी का नाम जो भी सर्वर डॉट py है वही फाइल का नाम होगा और इसी तरह से यूज़ होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आए हम लोग तो यहाँ पर मेरी जो रेपो है जिसका मैंने आपको यूज़र नेम दिया कि आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं, इसके अंदर एक agent डॉट py की फाइल बनी हुई है, जिसके अंदर मैंने क्या किया है कि गिटहब का जो एमसीपी सर्वर है उसको कनेक्ट किया है। सही है। इसके अंदर आप अगर गिटहब का एमसीपी सर्वर कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास इसका सारा कोड मौजूद है, और जो मैंने कोड करके दिखाया इससे भी एरर हैंडलिंग के साथ मौजूद है, ठीक है। और उसके अलावा इसके अंदर पूरी डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है ताकि आपको समझ में आए कि agent डॉट py क्या है, फ्लो कैसे चल रहा है, सेटअप कैसे करना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। नीचे तक आएंगे तो आपके पास यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे जेसन आरपीसी जो मैंने बताया कि क्लाइंट और सर्वर आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, जेसन आरपीसी के थ्रू, ठीक है। और जेसन आरपीसी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन यहाँ मौजूद है। क्लाइंट टू सर्वर, जब भी क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तो इस जेसन आरपीसी के इस फॉर्मेट में वो रिक्वेस्ट भेजता है, सही है, ऐसे रिक्वेस्ट जाती है। अगर सर्वर रिस्पॉन्स करता है तो वो जेसन आरपीसी के इस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स करता है, वो भी लिखा हुआ है। अगर कोई एरर आ गया वहाँ से तो एरर भी इस फॉर्मेट में आता है, जेसन आरपीसी के फॉर्मेट में। और ये जो 3 चीज़ें हैं ना, मैं कहता हूँ इसको रट लें। क्यों? क्योंकि जब एमसीपी का आपका एग्जाम होगा ना, हो सकता है आपका ओवरऑल एग्जाम वो सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड हो, तो ये क्वेश्चंस वो लाजमी है जो सर ज़या आपको देंगे कि भाई जेसन आरपीसी के अंदर अगर एरर आ रहा था तो कोड कौन सा था, अगर एरर आता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर रिस्पॉन्स आता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, अगर रिक्वेस्ट जाती है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर आईडी का क्या काम है, अगर जेसन आरपीसी 2.0 ना लिखूँ तो क्या हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जब अपना क्या नाम है एफसीपी का जब हमारा एग्जाम हुआ था तब हमने ये सारी चीज़ों का जो है ना वो क्विज दिया था, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद थी, सही है। और अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो एमसीपी सर्वर एसटीडीआईओ हमारे पास क्या है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है, आप लोग बातें नहीं करें तो मैं आप लोगों को बताऊं क्या। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि जो हमारे पास
ये एप्लीकेशन है गिटहब। अभी हमने कितनी कनेक्ट की है? सिर्फ एक, गिटहब को कनेक्ट किया है। जीमेल का भी एक एमसीपी सर्वर हो सकता है, व्हाट्सअप का भी हो सकता है, कैनवा का भी हो सकता है। ये जो हमारा एमसीपी क्लाइंट है ना, ये इन सारी एप्लीकेशन के लिए एक काफ़ी है। जितनी भी आप एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन और एक्सटर्नल एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनके सर्वर्स यूज़ करना चाहते हैं, तो एक ही क्लाइंट काफ़ी है सबसे कम्युनिकेट करने के लिए। करना क्या है? करना ये है कि उसके लिए आपको यहाँ पर मैंने ये रहा, इसके अंदर यहाँ पर कोड दिया हुआ है। आपने एसिंग आईओ जैसे हमने लिखा ना, वैसे ही आपका एसिंग आईओ जो है ना, उसका कोड यहाँ पर ख़त्म होता है गिटहब सर्वर के नाम से। कोमा दे के दोबारा से इसी लाइन को कॉपी करना है और दूसरा सर्वर का जो है ना अपने वो कमांड्स लिखनी है। कोमा दे के तीसरा सर्वर, कोमा दे के चौथा सर्वर, बस ये चार चीज़ें आपने उसकी कमांड्स उठा के यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। आपके एजेंट को इन चार एप्लीकेशन का समझे एक्सेस मिल गया। तो जब भी आप बोलेंगे भाई मेरे लिए ईमेल लिख दो, तो अगर उसके पास जीमेल का एक्सेस है, आपने दिया हुआ है यहाँ से, तो वो क्या करेगा, आपका जीमेल लिखकर सेंड भी कर देगा। आप ईमेल भी उसको बता सकते हैं। तो ये जो भी आप एप्लीकेशन ये है कि बनाएंगे, उसके अंदर इन सारे टूल्स को आप यूज़ कर सकते हैं और इनके रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो आपके सर्वर्स हैं एमसीपी सर्वर्स, ये आपको तीन चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारे पास एमसीपी के टूल्स हो गए, रिसोर्सेज हैं और प्रॉम्प्ट्स हैं। तो ये था हमारा एमसीपी सर्वर। एक ही 1.5 घंटे या शायद 1.25 घंटे के अंदर मैंने आपको पूरा का पूरा एमसीपी को पढ़ा दिया। अब आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो सबको समझ में आ गया होगा। आ गया समझ? किस किस को समझ आ गया? ज़रा हाथ खड़ा करें। जिसको नहीं आया फिर वो मुझे बताएगा उसको समझेगा। आप लोगों को नहीं आया? आ गया? सबको, सब हाथ खड़ा करें ना, मुझे पता चले किसको नहीं है, फिर मैं हाथ देख के बताऊँ। जिसको समझ आ गया है वो हाथ खड़ा करें। थोड़ी सी चीज़ें रह गई है वैसे। सही है, आप मैं सवाल करूँगा सबसे। सही है? कौन बताएगा? ये जो व्हाइट शर्ट वाला भाई बैठा है ना, कि सिंपल सवाल है। हम लोगों के पास अभी एमसीपी प्रोटोकॉल है जो कि हम पढ़ रहे थे। इससे पहले कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता था? एचटीटीपी प्रोटोकॉल। यार एक बार तो तालियां बजाएं के लिए। सही है, अपना एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज होता था। अब दूसरा सवाल है कि वो जो मेरी बहन पीछे बैठी है ना, चश्मा पहन के, पेंसिल हाथ पे पकड़ के, आप मुझे बताएंगी कि जो हमारा एमसीपी सर्वर है वो कितनी चीज़ें एक्सपोज कर सकता है? 3। कौन कौन सी? रिसोर्सेज। ठीक है, ज़बरदस्त। इनके लिए भी तालियां हो जाए। ये चीज़ें जो मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ ना, ये सब आपको याद हो जाएंगी एक ही बार में। जिसने नहीं सुनी थी उसको भी याद हो जाएगी। सही है? दोबारा से मैं चीज़ें जो है ना वो रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। कल को किसी को ये मत कहिएगा कि यार हमें नहीं पता कि एमसीपी सर्वर क्या होता है। सही है? क्योंकि मैंने अगर आप लोगों से पूछा, आप लोगों में से आपने से किसी ने बताया, किसी एक बंदे ने बताया, वो भी आती है डेफिनेशंस। सही है? तो अगर आप लोगों को चीज़ें पता है तो वो बताया करें। अगर आप लोग कोई एक चीज़ पढ़ के किसी और को पढ़ाते हैं ना, तो वो सारी ज़िंदगी के लिए आपको याद हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक चीज़ पढ़ के उसको बस छोड़ देते हैं, ठीक है मैंने पढ़ ली, तो 8-10 दिन के अंदर आपको भूल जाएंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों ने जो है ना अपना फर्स्ट क्वार्टर से लेकर जो चीज़ें पढ़ी हैं, क्या वो सब आपको याद है? आप बोलेंगे नहीं याद। हालांकि आपके पास ज़्यादा टाइम होगा, आप लोग फारिग भी होंगे, किसी के पास जॉब भी नहीं होगी, कोई घर होता होगा, फील्ड में अक्सर ज़्यादातर घर होती है, तो याद नहीं होगी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे फर्स्ट क्वार्टर से लेकर अभी तक की सारी चीज़ें याद है। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाई थी, मैंने बताई थी। तो एक मतलब अगर आप किसी को पढ़ाते हैं तो वो चीज़ें आपको सारी ज़िंदगी के लिए याद हो जाती है। बस पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ाएंगे, नहीं, आप अपने मुंह से उन चीज़ें अल्फाजों को अदा करते हैं, उस डेफिनेशन को बताते हैं ना। अचानक से मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, अब आपका दिमाग क्लिक कर गया, यार एमसीपी सर्वर क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने डेफिनेशन बना दिया। तो एक मतलब आपने बना दिया, आपको वो डेफिनेशन हमेशा के लिए रट जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको ज़बान से अदा कर दिया, आपके कानों ने सुन लिया, आपके दिमाग ने उस डेफिनेशन को जनरेट कर लिया। तो ये सारी ज़िंदगी का काम है, फिर कभी नहीं भूलेंगे। सही है? तो ये हमारा एमसीपी सर्वर था, जिससे पहले हमें क्या करना पड़ता था कि हमें एपीआई बहुत ज़्यादा फेच करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा टूल्स बनाने पड़ते थे। अब हमारा एक एमसीपी क्लाइंट से काम चल जाता है। तो जितनी भी हम एप्लीकेशन बनाएंगे उनके लिए हमारा एमसीपी क्लाइंट एक ही काफ़ी होगा। उम्मीद है आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। $10,000 कर लो। अगर आपका टूल जो है वो उसको हैंडल कर सकता है, अपना आपका एजेंट, तो जितने आप चाहें कर सकते हैं। इशू नहीं है, वो लगा के
ऐड करते जाएं। और कुछ यार ये MCQ अब मुझे बताएं कि 7 हैकाथॉन किस किसने बना लिया? जीरो वाला एक ने बना लिया। किसी हद तक और बना है। ब्रॉन्ज टैग किस किसने बना लिया? ब्रॉन्ज टैग और सिल्वर और अपना गोल्ड 1 2 3 उधर से किसने भी बनाया? 4 5 6 बना दिया है, पक्की बात है। कोई भी एक बंदा आकर यहाँ पर अपना हैकाथॉन जीरो को एक्सप्लेन करेगा, कोई भी आ जाए, क्योंकि हमारे पास अभी 10-15 मिनट है, तो हम लोग 10-15 मिनट हैकाथॉन की जितनी भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है उसको डिस्कस करते हैं। कोई भी एक बंदा, क्या हो गया है? फीमेल्स में से मेरी क्लास होती ना, अभी संडे की मैं अगर बताता तो पीछे से भी हाथ उठ रहे होते, सर मुझे जब क्लास एंड हो जाती फिर बंदे लड़ने आ जाते, सर मैंने हाथ खड़ा किया था आपने बुलाया नहीं मुझे। आप लोग इतने सुस्त क्यों है? घर नहीं है? रोज़ा लग रहा है? इफ्तारी का इंतज़ाम किया जाए? नहीं चलिए, मसला नहीं है। ये जो आप लोगों को सवाल का जवाब देने की जो एक आदत है ना, ये आपको आगे तो दी, तो मुझे जो है ना स्टेज पे बोलना नहीं आता था। मैं स्टेज के खौफ से भी कांप रहा होता था। मैं पीछे बैठा रहता था ताकि मुझे जो है ना वो टीचर देख ना ले। और हमारा टीचर बताए कौन होता था? गैस करें कौन होगा? सर हमजा सैयद। सर हमजा सैयद है, और यहाँ पर मेरे ख्याल से एक मेरे क्लास फेलो भी बैठे हुए हैं। वो तो उठा सही दे, है? पागल है बहुत बदतमीज। मेरे क्लास फेलो भी यहाँ पर एक बैठे हुए हैं, और छोड़ते नहीं है। उसके अंदर हमारे टीचर थे सर ज़िया, सॉरी सर हमजा सैयद। तो जब मैं फर्स्ट टाइम, मैं असल में बेसिकली हैदराबाद से हूँ, तो मैं वहाँ से मैं ग्रेजुएट 2020 के अंदर मैंने ग्रेजुएट की थी और ग्रेजुएशन की थी। जब मैं आया कराची अपना PIC की क्लास के अंदर गया, देखा स्टेज पे सर हमजा सैयद बैठे हुए, तो मैं देख के हैरान रह गया, ये बच्चा हमें पढ़ाएगा। तो उनकी थोड़ा सा वो उम्र लगती थी ना कि यार ये थोड़ी सी छोटी उम्र की, और हमने यूनिवर्सिटी वगैरह पढ़ा तो कभी भी हमें ऐसा कोई टीचर नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं पीछे छुप कर बैठा था कि कहीं ये मुझसे सवाल न कर ले। तो उनकी आदत थी कि जब क्लास वगैरह 1-2 क्लास हो जाती थी तो पैदल चल के वो पीछे आ जाते थे, बताते थे कि भाई जो बंदा चुप करके छुप के बैठा हुआ है ना, अक्सर जैसे यहाँ पर मैं किसी पूछता हूँ कौन बताएगा, जल्दी से जल्दी कर लेते हैं, तो मैं भी ऐसे ही कर लेता था। तो सर हमजा सैयद आए, भाई आप क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं? मैंने कहा ऐसे ही बैठा हुआ, मतलब पीछे क्यों बैठे हैं, मतलब सारी क्लास आगे बैठी है। मैंने कहा ऐसे ही बैठा हुआ। तो उन्होंने कहा वजह बताओ मुझे। मैंने ऐसे ही मजाक में बता दी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं आगे बैठूँगा, आप मुझसे सवाल कर लेंगे, अगर जवाब गलत दे दूँगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा जब तक आप पर टीचर नहीं हंसता आप पर कोई भी नहीं हंसेगा। जब तक आपकी इंसल्ट टीचर नहीं करता कोई भी इंसल्ट नहीं करेगा, और हमारे पास इंसल्ट करने का रूल ही नहीं है। तो आप आगे बैठा करो, अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आप बताओ, अगर नहीं आती तो बोलना सर नहीं पता। मैंने कहा ठीक है। मैं तब ज़्यादा मेहनत कर रहा होता था, घर पे बैठ के सारा दिन यही पढ़ता था, यूट्यूब चैनल होता था, सबको बैठ के पढ़ा भी रहा होता था। तो मैं आगे एक दिन आगे बैठ गया, सर हमजा सैयद ने बोला भाई फंक्शन क्या होते हैं कौन बताएगा? मैंने ऐसे कांपते कांपते हाथ खड़ा कर दिया, भाई मैं बताऊँ। जब हाथ तो खड़ा कर दिया उन्होंने बोला आ जाओ, फिर तो मेरी कांपे टांग रही थी। मैंने कहा मैं गया, आज उठ के आ गया, 250 होती थी, खड़ा हुआ, लेकिन जो पूरी टांगे है ना वो कांप रही थी, लेकिन कॉन्सेप्ट तो फंक्शन के क्लियर थे। मैंने बता दिया उनको भाई ये मेरे अपना फंक्शन ये होते हैं। तो सारा पूरी क्लास ने 800 लोगों की क्लास थी, सब ने तालियां बजाई। जब उन लोगों ने मेरे लिए तालियां बजाई ना, मैं क्या बहुत बस मज़ा आ गया। मैंने कहा आप रोज़ आऊँगा मैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस मिल गया ना कि मतलब मैं सही बताया, गलत नहीं बताया। मुझे एक डर होता है हमेशा कि यार मैं जाऊँगा अगर गलत बताऊँगा तो ये सब मेरे पे हंसेंगे, लेकिन जब मुझे पता चल गया मैंने बताया भी सही है, मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर था, तो सबने तालियां बजाई। फिर उसके बाद मैं आता गया तो वहाँ पर सबसे एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था कैलकुलेटर, अपना ATM प्रोजेक्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ATM का प्रोजेक्ट था। वो मैंने स्टेज पे बनाया था, अकेले बैठ के बगैर किसी कोड को देखे, एक 500 लाइन का कोड मैंने खुद से किया था। तो वहाँ से जो है ना एक टीचर थे वो आए हुए थे, सर अमीन वाले, मतलब आते रहते थे वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ पढ़ाते हुए देखी क्लास के अंदर, उसी क्लास में मेरी वो एज ए स्टूडेंट में वहाँ पर पढ़ा रहा था। तो उन्होंने मुझे आकर बोला यार तुम्हारा एक्सप्लेन करने का जो अंदाज़ है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है, गवर्नर हाउस के अंदर हमारे पास फैकल्टी की ज़रूरत है, आप जो है ना वहाँ पर अप्लाई करो। मैंने वहाँ पर अप्लाई कर दिया। जैसे ही अप्लाई किया तो हमारे डेमोज हुए, हमारे टेस्ट हुए, क्योंकि हमारी चीज़ें और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो वो मैंने पास कर लिए। और आज आप लोगों के सामने बैठा हूँ और कोई खौफ नहीं है, कोई टांगे नहीं कांपती। लेकिन क्या किया था तब, बस एक मरतबा उठकर एक सवाल का जवाब दिया, वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला।
तो आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग छुप जाते हो। तो कोशिश किया करें, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। ये यहाँ पर काम नहीं आएगा, क्योंकि अभी अगर आप लोग एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है, या फ्रीलांसिंग करेंगे, तो आपको क्लाइंट्स पता है क्या करेगा, वो बोलेगा यहाँ मेरे पास मीटिंग पे आओ, जूम पे मीटिंग पे आ जाओ, आप जो है ना मुझे पिच करना है तो मेरी कंपनी आ जाओ, मेरी ऑफिस आ जाओ। तो वहाँ पर जाकर आपको जो कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी ना, वो फिर आप उसके अंदर मार खा जाओगे। अगर आपको कम्युनिकेशन करना नहीं आती और लोगों से आप डरते हो, तो वो आपको बिठा के बोले भाई हम 20 लोग जो है ना कंपनी के लोग बैठे हुए, आप खड़े होकर हमें बताओ आपका प्रोडक्ट हमारे लिए क्या काम कर सकता है, क्या बोलोगे? ऐसे छुप जाओगे? नहीं, यही है ना, फिर तो आप लोगों को मतलब काम नहीं देगा कोई। तो ये अभी जो है ना ये सीखने का मौका है, कोशिश किया करें जितना आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं सीखें। अभी हमारे पास टाइम हो गया है पूरा, तो आज के लिए इतना ही। अगर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। उम्मीद है नेक्स्ट क्लास के अंदर सर अनस और सर हमजा आ जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।